प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक अकाउंट से वीडियो हटाने के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। मार्क जुकरबर्ग ने सरकार से माफी मांग ली है। इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े संवाददाता असीम मनचंदा। असीम, बताइए क्या एक्शन हुआ है मेटा केस में? देखिए, सीजीपी के प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो अपलोड किया था जिसको बाद में मेटा ने हटा दिया था। तो सरकार उसके बाद तुरंत ही एक्शन में आ गई थी। जो आईटी मंत्रालय उसने फेसबुक मेटा के जो ग्लोबल पॉलिसी लीडर्स हैं उनको सम्मन किया था। उसके साथ साथ जो पार्लियामेंट की संसदीय कमेटी थी उन्होंने भी सम्मन किया था। और जब बैठक हुई तो उसमें साफ संदेश दिया गया कि आप इस तरह की हरकतें नहीं कर सकते, आप एल्गोरिदम भी तय नहीं कर सकते। तो जो संसदीय कमेटी है उसने आईटी मंत्रालय को चिट्ठी लिखी थी और जो मार्क जकरबर्ग है उनको चेतावनी दी थी कि आपको अगले 3 दिन के अंदर अपनी इस घटना के ऊपर माफी मांगनी होगी। तो जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि मार्क जकरबर्ग की जो टीम आई हुई थी, ग्लोबल टीम भारत के अंदर थी। पहले उन्होंने आईटी सचिव से मुलाकात की, उसके बाद उन्होंने आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद उन्होंने मार्क जकरबर्ग ने अपनी माफी सरकार को दे दी है। उन्होंने कहा है कि आगे से उनके प्लेटफॉर्म पर इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। खासतौर पर कि सरकार ने उनको साफ कर दिया कि आप जो कंटेंट दिखा रहे हैं, आप ये तय करते हैं कि आप कौन सा व्यक्ति कौन सा कंटेंट देखेगा। आप कंटेंट को बूस्ट कर रहे हैं तो इसका ये साफ मतलब है कि आपका सेफ हार्बर आपके पास नहीं रह जाएगा, आप एक आईटी इंटरमीडिएट नहीं रह जाएंगे, तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकेगी, पुलिस आपके ऊपर कार्रवाई कर सकेगी। तो ये सारी चीजें आज के घटनाक्रम में हुई। तो जो मेटा के अधिकारी उन्होंने बताया कि सरकार को कि उनको विज्ञापन मिलते हैं कंटेंट बूस्ट करने के लिए, उनको पैसा मिलता है, जिसकी वजह से उनसे ये गलती हो जाती है। तो उन्होंने अपनी गलती की माफी आज सरकार से मांग ली है। बिल्कुल असीम, साथ ही ये भी बताइए कि ये पूरा मामला आखिर कैसे शुरू हुआ था और अब आगे इसमें क्या होगा? क्या ये मामला यहीं पे खत्म हो जाएगा? देखिए, देखना पड़ेगा कि ग्लोबल टीम अब मिलकर के आईटी मंत्री और आईटी सेक्रेटरी से मिलकर के गई है, क्योंकि सरकार को बहुत सारे ऑब्जेक्शंस थे। पहला ऑब्जेक्शन ये था कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो हटाया गया। दूसरा ये था कि बाल शोषण के वीडियो उनके चैनल पर उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर दिखाए जा रहे हैं। और तीसरा सबसे बड़ा था कि एल्गोरिदम बायस को लेकर के भी सरकार को काफी सारे ऑब्जेक्शंस थे। तो अब तीनों को लेकर के सरकार ने कड़े शब्दों में जो मेटा प्लेटफॉर्म है उसके ग्लोबल अधिकारियों को चेतावनी दे दी है कि अगर आप भविष्य में ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि अगर आप किसी भी कंटेंट को पैसे लेकर के बूस्ट कर रहे हैं तो आप एक आईटी इंटरमीडिएट नहीं रह जाते हैं, आपके ऊपर आगे चल करके भी कार्रवाई हो सकती है। तो अब सीधे आगे देखना होगा कि इस मेटा अपने एल्गोरिदम को लेकर के किस तरह से आगे बढ़ता है। खासतौर पर कि अब मार्क जकरबर्ग ने माफी मांग लिया, जैसा कि आईटी संसदीय कमेटी ने कहा था कि माफी मांगनी पड़ेगी उनको 3 दिन के अंदर। तो वो माफी अब उन्होंने मांग ली है। तो हो सकता है कि आगे चल करके मामला थोड़ा सा शांत होता हुआ आपको नजर आए। जी बिल्कुल असीम, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। संसद में लगातार गतिरोध जारी है। इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि सरकार संसद का विशेष सत्र बुला सकती है जिसमें परिसीमन और महिला आरक्षण बिल पर चर्चा होगी। वहीं आज राहुल गांधी ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात करके अपना रुख स्पष्ट किया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण जी, संसद के विशेष सत्र को लेकर क्या खबर आ रही है? जी बिल्कुल, इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा बन गई है क्योंकि आज काफ़ी देर तक संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और राहुल गांधी के बीच लंबी बैठक हुई। बैठक में 2 मुद्दों पर खास तौर से बातचीत हुई। पहला मुद्दा तो ये था जो कि लगातार जो विरोध प्रदर्शन विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है, जिसकी अगुवाई खुद राहुल गांधी कर रहे हैं, उसको कैसे खत्म किया जा सकता है। और अलग अलग सुझाव विकल्प सामने रखे गए, लेकिन राहुल गांधी इस बात पर अड़े रहे कि जब तक एक गृह मंत्री आकर के अपनी बात को नहीं रखते हैं, माफ़ी नहीं मांगते हैं, तब तक वो लोग धरना प्रदर्शन जारी रहेंगे। तो तत्काल जो गतिरोध है वो जारी रहेगा, इसकी संभावना काफी हद तक बनी हुई है। लेकिन चूंकि आज 8 तारीख है और संसद का जो मौजूदा सत्र है, मानसून सत्र है, वो 13 तारीख को खत्म हो रहा है। तो सूत्र बता रहे हैं कि इस बैठक में परिसीमन के मुद्दे पर भी चर्चा हुई और चर्चा इस बात को लेकर हुई कि 13 तारीख को संसद का मौजूदा सत्र खत्म ना किया जाए, सत्रावसान ना किया जाए, बीच में 4 दिनों का ब्रेक दिया जाए और फिर 16 तारीख से 16 अगस्त, 17 अगस्त और 18 अगस्त 3 दिनों के लिए एक विशेष सत्र बुलाया जाए। इसी सत्र का अगला हिस्सा कह सकते हैं और उस
विशेष सत्र में परिसीमन से जुड़ा हुआ जो संविधान संशोधन बिल है उसको लाया जाए। हालांकि इस पर राहुल गांधी की तरफ से कोई सहमति नहीं दी गई। इस बातचीत में राहुल गांधी ने कहा कि वो अपने सदस्यों के साथ, बाकी विपक्षी पार्टियों के साथ बातचीत करके अपना रुख साफ करेंगे। लेकिन अगर इस बीच सरकार क्या कर रही है कि सरकार इस चूंकि संविधान संशोधन विधेयक है तो 2/3 बहुमत की जरूरत होगी, जो पिछली बार सरकार जुटा नहीं पाई थी, तो अलग अलग पार्टी के नेताओं के साथ सरकार बातचीत कर रही है। तो सरकार को जैसे ही लगा कि हम 2/3 बहुमत के करीब पहुंच चुके हैं, 2/3 बहुमत जुटा सकते हैं, तो सरकार विशेष सत्र बुला लेगी 16, 17, 18 को, और वहां पे परिसीमन के नए सिरे से परिसीमन के लिए संविधान संशोधन बिल को पारित करने की कोशिश करेगी। जैसे ये पारित हो जाएगा तो नए सिरे से पूरे लोकसभा क्षेत्र का परिसीमन किया जाएगा, जहां पर लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ के 850 तक पहुंच जाएगी, और फिर जाकर के महिला आरक्षण के लिए 33% महिला आरक्षण इसी 850 की संख्या के आधार पर किया जाएगा, उसका रास्ता साफ हो जाएगा। जी बिल्कुल लक्ष्मण जी, आप बने रहिए हमारे साथ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएस यानी क्लोजिंग ऑक्शन सेशन को लेकर 3 दिनों से बाजार में हंगामा कटा हुआ है। इस पर क्या है सेबी का नजरिया? एक्सक्लूसिव खबर लेकर आए हैं लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण जी बताइए क्या खबर है? देखिए, पिछले 3 दिनों से जो भाव में अंतर देखने को मिल रहा है, आखिरी के 15 मिनट में जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, उस पर लगातार सबकी नजरें इस बात पे टिकी थी कि जिस रेगुलेटर के कहने पे सारा कुछ किया गया, कैश की व्यवस्था लागू की गई, इस पर सेबी क्या सोच रही है? क्या सेबी इसको फिलहाल के लिए होल्ड पर कर सकती है? क्या तौर तरीका बदल सकती है? तो इसको लेकर मैंने सेबी के टॉप सोर्सेज से बातचीत की तो 3 बातें निकलकर बिल्कुल साफ आई। पहली बात, सेबी फिलहाल कैश के मौजूदा फ्रेमवर्क में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं करना चाहती है, क्योंकि सेबी का मानना है कि कैश का जो मौजूदा फ्रेमवर्क है बिल्कुल पुख्ता है, सही है, उसमें तकनीकी खामियां नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय जो अलग अलग शेयर बाजार हैं दुनिया भर में, उनके अध्ययन करने के बाद ये फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज़ की दिक्कत जरूर है कि वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। वो इस वजह से दिख रही है क्योंकि वॉल्यूम नहीं है। तो सेबी का मानना है कि जैसे समय बीतेगा वॉल्यूम आना शुरू होगा। हालांकि पहले दिन के मुकाबले दूसरे दिन, तीसरे दिन में वॉल्यूम अच्छा खासा बढ़ा है। तो सेबी का मानना है कि मार्केट पार्टिसिपेशन बढ़ाना होगा, बाजार के लोगों की भागीदारी बढ़ेगी तो वॉल्यूम भी आएगा, फिर ये उतार चढ़ाव अपने आप कम हो जाएगा। तो सेबी लगातार नजर बनाए हुए हैं, वेट एंड वॉच की स्थिति में है। और इस बीच सूत्र ये भी बता रहे हैं कल शेयर मार्केट के जो पार्टिसिपेंट हैं, ब्रोकर, बड़े बड़े ब्रोकर हैं, उनकी एक बैठक हुई थी सेबी चेयरमैन के साथ। बैठक तो वैसे किसी और मुद्दे पर थी, लेकिन इस मुद्दे पर भी लंबी चौड़ी बातचीत हुई और उन पार्टिसिपेंट ने भी इस बैठक में कहा कि हम लोग वॉल्यूम बढ़ाने के लिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग भी अभी सिस्टम को समझ रहे हैं। तो सेबी को इस बात का भरोसा है कि आगे चल करके अपने आप वॉल्यूम बढ़ेगा, उतार चढ़ाव कम होगा और कैश की मौजूदा व्यवस्था स्टेबल हो जाएगी। बिल्कुल लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। बाजार में आज मिला जुला कारोबार देखने को मिला। दिन भर की उठापटक के बाद सेंसेक्स बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि निफ्टी की क्लोजिंग लगभग फ्लैट रही। आज भी सीएस के चलते बाजार की क्लोजिंग में अंतर रहा। तो कैसे रहा है आज के बाजार का हाल, बता रही है रक्षा रावत। जी बिल्कुल, यहाँ पर दमदार ग्लोबल संकेत और अच्छे नतीजों के बावजूद भी आज जो बाजार की ओपनिंग है वो सुस्त हुई। जो कल कैश की क्लोजिंग थी वहां से आज गैप फिलअप होते हुए बाजार में दिखाई दिया। लेकिन आज भारतीय बाजारों में दबाव बढ़ा। जब आरबीआई की पॉलिसी आई उसके बाद दबाव और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया। लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो क्लोजिंग है वो करीब करीब फ्लैट हुई है निफ्टी की, क्योंकि जो 3/15 का मार्केट था वो 24,500 के आसपास, 570 के आसपास बंद हुआ था। लेकिन वहां से यहां पर इंट्राडे चार्ट में एक जंप देखने को मिला है। कैश के सेशन में तो वहां से एक जंप देखने को मिला। सिमिलरली बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट देखिए, यहां पर भी जो क्लोजिंग लेवल है 3/15 के वो 57,630 के आसपास है। लेकिन यहां से भी एक 100 पॉइंट का अपटिक हमें देखने को मिला। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी वैसा ही कारोबार देखने को मिला। जो कैश सेशन है वहां से कहीं ना कहीं यहां पर एक जंप देखने को मिला है। लेकिन सेक्टोरियल पिक्चर की आज की बात करें तो यहां पर इंडिया विक्स, यहां पर कल भी गेन्स थे और आज भी कहीं ना कहीं यहां पर अप मूव्स दिखाई दिए। लेकिन क्लोजिंग के दौरान यहां पर कहीं ना कहीं एक डाउन ट्रेंड नजर आया। 1% के दबाव के साथ बंद हुआ है। लेकिन आज मेटल पैक ने अच्छा कारोबार किया, 2% की तेजी यहां पर देखने को मिली। इसके अलावा पीएसयू बैंक, ऑटो, इन थीम्स में भी काफी अच्छी रौनक नजर आई। रियलिटी ने अच्छा कारोबार किया और इसके अलावा एनर्जी सेक्टर में भी थोड़े बहुत गेन्स दिखाई दिए। लेकिन आज खराब परफॉर्मेंस किया आईटी, एफएमसीजी, फार्मा, ऑयल एंड गैस, कैपिटल गुड, डिफेंस, कैपिटल मार्केट, निफ्टी बैंक, फाइनेंशियल। यहां से आज बाजार में प्रेशर
देखने को मिला। आज के निफ्टी 50 कंट्रीब्यूटर्स की बात करें यानी निफ्टी 50 गेनर्स की बात करें तो गेनर्स की लिस्ट में श्रीराम फाइनेंस 3% से ज्यादा के अप मूव्स दिखाई दिए। इसके अलावा ग्रासिम करीब 3% की तेजी यहां पर भी हमें देखने को मिली। मेटल पैक से 2 काउंटर, जेएसडब्ल्यू स्टील और हिंडाल्को यहां पर निफ्टी कंट्रीब्यूटर्स की लिस्ट में शामिल होते हुए। लेकिन अगर आज के ड्रैगर्स की बात की जाए यानी निफ्टी 50 को कौन से शेयरों ने सपोर्ट नहीं किया है, आईटी पैक यहां पर नजर आया, टीसीएस देखिए यहां पर 2% के डाउन साइड देखे गए। इसके अलावा एचसीएल टेक भी शामिल रहा, अपोलो हॉस्पिटल यहां पर भी 8% की कमजोरी देखी गई और उसके अलावा सन फार्मा यहां पर भी आज कहीं ना कहीं गिरावट देखी गई। तो ये था बाजार का पूरा अपडेट। अब देखना है कि कल जो आज का कैश का सेशन था वहां पर कल किस तरह से बाजारों की शुरुआत होती है, भारतीय बाजार जो ये गैप अप है वो किस तरह से फिल करते हैं। चलिए अब आपको बता दें, अमेरिका और ईरान के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोलने पर डील की उम्मीद और तेज हो गई है। ट्रंप ने खुद कहा है कि डील पर बातचीत काफी अच्छे से आगे बढ़ रही है और डील होने की उम्मीद है। लेकिन ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी भी दे दी है। उन्होंने कहा है कि समझौता नहीं हुआ तो ईरान को पावरफुल जवाब मिलेगा। हालांकि बातचीत को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान समझौता करना चाहता है, हालांकि वो सार्वजनिक रूप से बातचीत की बात स्वीकार नहीं कर रहा। इसी बीच मध्यस्थों के जरिए से बातचीत आगे बढ़ रही है और जल्द ही पीस के रोड मैप पर कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है। Iran, as an example, will never have a nuclear weapon. They already can't, but it's going to be formal. The strait's going to be open very soon, or they're going to get hit very hard, and then the strait's going to be open. We were going to a tremendous attack, the biggest since World War II, and they called me and said, very politely, please, can we talk? Can we talk? They didn't want. And I said, yes, we can talk. Let's get it done. Finally, let's get it done. This should have been done by other presidents for 50 years. You know, you keep hearing 47, but that's been for 3 years now. It's been over 50 years. Other presidents or other countries should have been able to do this. And I did something that I had to do because if they had a nuclear weapon, this whole world would be a different place. और आवाज अड्डा में भी हम आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं। अब की बार डील का बेड़ा पार शाम 7:57 पर इसी पर होगी चर्चा, जरूर जुड़िएगा। चलिए रुख करते हैं कुछ और खबरों का। लैपटॉप, डेस्कटॉप, डिजिटल गैजेट्स और उनके पार्ट्स की कीमतें अचानक क्यों उछल गई? क्या अब हर नया गैजेट आपकी जेब पर और भारी पड़ेगा? जवाब तलाशने की कोशिश की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। कुछ महीने पहले 75,000 में मिलने वाला ये लैपटॉप अब 90,000 का हो गया है। इसके बगल वाला गेमिंग लैपटॉप 1,30,000 से बढ़कर 1,90,000 पर पहुंच गया है। 85,000 वाला अब 1,10,000 का है, जबकि 54,000 का एंट्री लेवल लैपटॉप अब 80,000 में मिल रहा है। और बात सिर्फ लैपटॉप तक नहीं है, रैम, हार्ड डिस्क जैसे पार्ट्स की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। जरा सुनिए अब इनके लिए कितनी कीमत चुकानी पड़ रही है। हमारे बिजनेस पे ये असर हुआ है, सबसे ज़्यादा प्राइस एसएसडी और रैम में हाइक हुआ है। इतना हाइक हुआ है आज तक ज़िंदगी में किसी ने सोचा नहीं था। जो एसएसडी पहले 4,000 रुपये की थी, अब वो सीधा 15,000 रुपये की हो गई है। और जो रैम 5 से 6,000 रुपये की थी, वो सीधा 45,000 रुपये क्रॉस करके गई है। अब ऑफिस पे वही सिस्टम लेने आ रहा है जिसकी मजबूरी है या उसको रिक्वायरमेंट, उसके बिना उसका काम नहीं हो रहा है। आगे भी रहेंगे। हाँ, कंपनी ने फ्यूचर में यही बोला है कि 2028 तक यही सीन रहने वाला है। दुनिया भर के डेटा सेंटर और सर्वर अब एआई के लिए अपग्रेड किए जा रहे हैं। ऐसे में चिप बनाने वाली कंपनियां रैम और स्टोरेज चिप्स का उत्पादन घटाकर ज्यादा मुनाफा देने वाली HBM हाई बैंडविड्थ मेमोरी चिप बनाने पर जोर दे रही हैं, जिसकी एआई सर्वरों में भारी मांग है। नतीजा, लैपटॉप, डिजिटल गैजेट्स और उनके पार्ट्स की सप्लाई कम हो गई है और कीमतें बढ़ने लगी। नैसकॉम के मुताबिक गैर जरूरी डेटा हटाकर और ज़रूरी फाइलों को क्लाउड पर स्टोर करके स्टोरेज की ज़रूरत कम की जा सकती है, जिससे महंगे अपग्रेड का खर्च कुछ हद तक टाला जा सकता है। जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है वो सब कुछ अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे रखते हैं, तो वो हम उसका स्मार्ट यूज करें और वो डेटा को एनालाइज करके जो इररिलेवेंट डेटा है उसको क्लाउड में मूव कर दें या उसको हम स्टोरेज ड्राइव में मूव कर दें। सेकंड थिंग के जो क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है कंपनी को चलाने के लिए,
उसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाए। कुछ ही महीनों में हार्ड डिस्क के दाम 3 गुना, रैम के दाम 10 गुना हो गए हैं। आगे ये और महंगे होंगे और लैपटॉप, कंप्यूटर और उनके पार्ट्स की जरूरत कम होने वाली नहीं। एआई की रफ्तार को तो हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन यूजर्स को स्मार्ट बनना पड़ेगा और समय समय पर अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के डेटा को कम करना पड़ेगा, तभी जाकर ऐसे महंगे उपकरण खरीदने से हम बच पाएंगे। केतन जोशी, अहमदाबाद। E20 पेट्रोल के मुद्दे पर सोशल मीडिया मीम्स का निशाना बने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने गडकरी को निशाना बनाने वाले अश्लील, अपमानजनक और एआई जनरेटेड डीप फेक कंटेंट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। क्या कहा है कोर्ट ने, पूरी डिटेल बता रहे संवाददाता विवेक गुप्ता। बीजेपी नेता और ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और मांग की थी कि उनको और उनके परिवार वाले को जिस तरीके से एआई जनरेट वीडियो कर बदनामी की जा रही है, वो वीडियो सभी के सभी हटाए जाएं और जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जैसे कि एक्स, मेटा और गूगल, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता और ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी की जो बात है वो मान ली है और साफ तौर पे कहा है कि उनके ऊपर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। और नितिन गडकरी ने अपनी एप्लीकेशन में साफ तौर पे कहा है कि एआई जनरेटेड वीडियो हैं जो उनकी छवि खराब कर रहे हैं, उनके परिवार वालों की छवि खराब कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने बाकायदा मेटा, एक्स और गूगल के खिलाफ शिकायत की है। और साथ ही साथ इस पूरे मामले में नितिन गडकरी ने 11 करोड़ रुपए का डिफेमेशन का केस भी डाला है। और नितिन गडकरी ने अपनी एप्लीकेशन में भी साफ तौर पे कहा है कि जो एथेनॉल का मुद्दा है वो पेट्रोलियम विभाग में आता है, उनके विभाग में नहीं आता है, इसलिए जो लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं या फिर जो लोग एआई जनरेटेड वीडियो कर उनके परिवार वालों का मजाक उड़ा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही साथ जितने भी सोशल मीडिया पे इस तरीके के अकाउंट जो एआई जनरेटेड वीडियो बनाए गए हैं और अकाउंट से अपलोड किए गए हैं, उन वीडियो को जल्द से जल्द हटाया जाए। इन सारे मुद्दों पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने नितिन गडकरी की जो एप्लीकेशन है उसे एक्सेप्ट कर लिया है और अगली तारीख को उसमें अहम सुनवाई होनी है। ई कॉमर्स पार्सल, फल, सब्जियों और दवाइयों की डिलीवरी अब सुपरफास्ट होगी। देश की पहली वंदे भारत फ्रेट ईएमयू ने अहम तकनीकी पड़ाव पार कर लिया है। जी हां, कोटा मंडल में सुपरफास्ट पार्सल ट्रेन का इमरजेंसी ब्रेकिंग डिस्टेंस टेस्ट सफल रहा। कैसे देश की पहली वंदे भारत फ्रेट ईएमयू रेलवे के पार्सल और लॉजिस्टिक्स कारोबार में गेम चेंजर साबित हो सकती है, बता रही है दीपाली नंदा। तो बिल्कुल, अगर वंदे भारत की बात करें तो पैसेंजर सेगमेंट में ये एक पॉपुलर ट्रेन बन चुकी है और अब जल्द ही आप फ्रेट सेगमेंट में भी वंदे भारत का कमाल देखेंगे। सुपर फास्ट डिलीवरी देश की पहली वंदे भारत फ्रेट ईएमयू करती हुई आपको दिखाई देगी। रिसेंटली कोटा डिवीजन में जो ट्रायल रहा है, चाहे हम इमरजेंसी ब्रेकिंग डिस्टेंस टेस्ट की बात करें या फिर जो तीनों ब्रेक सिस्टम है उसकी टेस्टिंग की बात करें, तो इन सभी टेस्ट में, इस सभी ट्रायल में वंदे भारत सफल साबित हुई है। अब सवाल ये है कि अगर वंदे भारत फ्रेट ईएमयू की बात की जाए तो कौन से सेगमेंट है जिन पर ये फ़ायदा पहुंचा सकती है। तो ई कॉमर्स पार्सल की डिलीवरी तेज़ हो सकेगी, साथ ही साथ जो कृषि उत्पाद है उनकी डिलीवरी में भी तेज़ी आएगी। खासतौर पर ऐसी चीज़ें जो पेरिशेबल सेगमेंट में आती है उनकी डिलीवरी के लिए वंदे भारत फ्रेट ईएमयू कारगर साबित होगी, क्योंकि अभी अगर मालगाड़ी की स्पीड की बात की जाए तो ये मुश्किल से 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से है, लेकिन वंदे भारत फ्रेट ईएमयू की बात करें तो ये सीधा रफ्तार पहुंच जाएगी 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुरक्षित होने के साथ साथ किस तरह से समयबद्ध तरीके से पूरा फ्रेट लॉजिस्टिक को ये केटर करेगी। आपको बता दूं कि फिलहाल जो ट्रायल चल रहा है वो आरडीएसओ की निगरानी में चल रहा है। विशेषताओं पर अगर एक नज़र डालें तो ये देश की पहली सुपर फास्ट पार्सल मालगाड़ी होने जा रही है और जिस तरह से अगर हम ईएमयू की बात करें तो इसमें अलग से इंजन की ज़रूरत नहीं होती है। एक्सेलरेशन या फिर डी एक्सेलरेशन की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी तेज़ होती है। साथ ही साथ इसी वजह से जो टर्न अराउंड टाइम होता है वो भी काफ़ी कम होता है और जल्द ही सोर्सेज से जो हमें जानकारी मिल रही है कि अगले 1 से 2 महीने के अंदर देश की पहली वंदे भारत फ्रेट ईएमयू आप पटरी पर दौड़ते हुए देखेंगे।
रांची में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और गड़बड़ी के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों को सोनम वांगचुक ने अपना समर्थन दिया है। वांगचुक ने अनशन कर रहे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महातो से बात की। सोनम वांगचुक के कहने पर देवेंद्र ने पानी और नमक लेना स्वीकार किया, लेकिन उनका अनशन अब भी जारी रहेगा। इधर कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने कहा कि वो छात्रों के समर्थन में झारखंड जाएंगे। इधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, वो छात्रों की भावनाओं के साथ है। सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी में गड़बड़ियों के बाद एक्शन लिया है। जेपीएससी अध्यक्ष का इस्तीफा ले लिया गया है और जल्द ही कड़ी एक्शन होती नजर आएगी। देखिए, सरकार के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं और मुझे लगता है सभी लोगों को या जिनकी मांगे सरकार से है वो अपनी बातें रख सकते हैं और निश्चित रूप से उनके विषय अप्रत्यक्ष रूप से तो हमारे संज्ञान में है ही और वो लोग अपनी बातों को रखेंगे तो निश्चित रूप से सरकार उसकी बातों को गंभीरता से लेगी। अनशन कर रहे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महातो ने कहा कि सोनम वांगचुक ने रांची आने का वादा किया है। तो हम उनको एक शर्त रखा कि अगर आप मेरे शर्त मानेंगे तभी मैं जलग्रहण करूंगा कि जिस प्रकार आप जंतर मंतर से ऑल इंडिया के स्टूडेंट प्रोटेस्ट को सफल बनाने में सहयोग किए, आप वादा कीजिए कि झारखंड के स्टूडेंट प्रोटेस्ट को भी अब तब तक सपोर्ट करेंगे जब तक हमारा आंदोलन सफल नहीं होता है। हमने आने का भी आग्रह किया तो उन्होंने कहा कि मेरा तबीयत अभी ख़राब है, अभी अपना तबीयत का रिकवरी कर रहे हैं, रिकवरी होने के बाद हम ज़रूर आएंगे। वहीं सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने कहा है कि वो झारखंड के छात्रों के साथ है और ज़रूरत पड़ी तो वो रांची भी जाएंगे। बिल्कुल शामिल होंगी। हमारे जो झारखंड के जो साथी हमारे वो ऑलरेडी वहाँ पर है और ज़रूरत पड़ी तो हम लोग भी जाने के लिए तैयार और हम जाएंगे ज़रूर। और हमारी उनसे फ़ोन पर बात भी हुई, वीडियो कॉल पर बात हुई और हमने कहा है कि आपके आंदोलन को मजबूत करने के लिए जो हो सकता है वो कॉकरोच जनता पार्टी करेगी और उनकी जितनी भी डिमांड्स है हम उनका पूरा समर्थन करेंगे। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।